आज हवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। आखिर होती भी क्यों ना, आज वीर का राजतिलक जो होना था। पूरे गांव वासियों ने नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। वे अपनी तरफ से उपहार लेकर आए थे। कोई अपनी खेती की फसल लाया तो कोई अपने हाथ के बने मिट्टी के बर्तन, कोई अपने यहाँ रंगे हुए कपड़े लेकर आया था। हर कोई कुछ ना कुछ लेकर आया था। हवेली आज गांव के लोगों के साथ आसपास के इलाकों के राणा इकट्ठे हुए थे। राज्य के कई बड़े पंडित उसमें उपस्थित हुए थे, जिनमें मुख्य पंडित जो वीर के यहाँ कुलगुरु था, उसके कहने पर वीर को एक सफेद धोती में बिठाया गया। फिर सुहागिन स्त्रियों ने वीर के ऊपर बारी बारी से उसे दूध से तो कभी दही से स्नान कराया गया। फिर अंतिम बार वीर को 51 कुओं के जल से भरे कलशों के स्नान कराया गया। स्नान करवाने के बाद वीर ने एक भव्य पोशाक पहनी, उसे भव्य सिंहासन पर बिठाया गया। औरतें मंगल गान गा रही थी। वीर उसके सब घर वाले के साथ में वहां उपस्थित सभी लोगों से माता रानी की आरती उतारी। चारों तरफ हवन चल रहे थे। कुलगुरु ने वीर की आरती उतारी। तभी एक व्यक्ति एक बड़ा सा थाल लेकर आया, जिसमें एक बड़ी ही भव्य पगड़ी रखी हुई थी। वह पगड़ी थी वीर के बाबूसा की। उस पगड़ी को देखकर पल भर के लिए वीर की मासा और दादीसा की आंखें नम हो गई। फिर पंडित जी ने वह पगड़ी उठाकर वीर के सिर पर रखी। जैसे ही पगड़ी वीर के सिर पर रखी तो चारों तरफ वीर की जय जयकार गूंज उठी। फिर पंडित ने एक थाल लेकर अनुयायी के साथ वीर की आरती उतारी और उसमें से वीर का राज तिलक कराया। सब लोगों में खुशी का माहौल था। चारों तरफ वीर के जयकारे गूंज रहे थे, लेकिन वीर की नजर बार बार रोशनी को ढूंढ रही थी। तभी वीर की नजर पीछे एक कोने में पड़ी। वहां पर रोशनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। रोशनी को देखकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसी तरह वीर का राज तिलक हुआ। वीर का राज तिलक होने पर वीर और सब घर वालों ने माता रानी का आशीर्वाद लिया। वीर फिर से उठकर अपनी मासा, दादी सा, काका सा, सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। फिर वीर की दादी सा वीर के पास आई और बोली, बेटा तने किधर आओ। यह सुनकर वीर अपनी दादी सा के पास गया। तभी उसकी दादी सा बोली कि आज इस शुभ अवसर पर मैं थे लोगों को कुछ बताना चाहूँ। यह कहकर वीर की दादी सा ने उसकी मासा को इशारा किया। कुछ देर में उसकी मासा एक युवती को लेकर आई, जो देखने में ही किसी राजघराने की लग रही थी। वीर की मासा इस उस युवती को वीर के पास लेकर आई। तब वीर की दादी सा बोली, यह केवटगढ़ की राजकुमारी और राणा भानु प्रताप की बेटी मेनका है। आज इस शुभ अवसर पर मैं वीर को मेनका के विवाह के बारे में घोषणा करूँ। हम लोगों ने बचपन में ही भानु प्रताप के साथ भानु प्रताप की बेटी साथ वीर का नाता जोड़ दिया था, लेकिन अब समय आ गया है। आज से 1 महीने बाद कुलगुरु ने बताया अनुसार शुभ मुहूर्त से उस शुभ मुहूर्त में वीर और मेनका दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। वीर के विवाह की खबर सुनकर चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। भाई वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी कहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसका मन किया कि वह अपनी दादी सा को अभी सब कुछ सच बता दे, लेकिन उस समय उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। तब वीर की दादी सा ने वीर को मेनका को एक सिंहासन पर बिठाया। मेनका लगातार वीर को देखे जा रही थी, लेकिन वीर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वीर की नजर रोशनी को तलाश रही थी, लेकिन अब उसे रोशनी कहीं दिखाई नहीं दी। वीर ने सोचा कि हो सकता है उसके और मेनका के रिश्ते की खबर सुनकर रोशनी दुखी होकर चली गई हो। आज हवेली की तरफ से महाभोजन का आयोजन किया गया था। तरह तरह के पकवान बने थे। गांव के सब लोगों ने पेट भर खाया और लुत्फ उठाया। इस तरह राज तिलक का समापन हुआ। सारे अतिथिगण भी विदा होकर जा चुके थे। वीर की मासा और दादी सा ने मेनका को विदा करते वक्त ही कई सारे उपहार उसे और उसके पिताजी को अपनी तरफ से शगुन के तौर पर शगुन के तौर पर दे दिए। राज तिलक के समापन के बाद वीर उसी सोच में डूबा हुआ था कि उसकी दादी सा ने उसके बिना पूछे ही उसका रिश्ता मेनका के साथ कैसे तय कर दिया। वह मेनका से विवाह कैसे कर सकता है? वह तो रोशनी से प्यार करता है। उसने सोच लिया कि इससे पहले कुछ और देर हो
अपनी दादी सा को सब सच बता देगा। यह सोचकर वह अपनी दादी सा के कमरे में गया। उसे देखकर उसकी दादी सा, आओ बेटा। यह सुनकर वीर उसके पास चला गया और उसके पैर छूकर उसके पास बैठ गया। वीर की दादी सा से बोला वीर अपनी दादी सा से बोला, दादी सा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर वीर की दादी सा बोली, हाँ बोलो बेटा। तब वीर बोला, दादी सा आपने मुझे बिना पूछे ही मेनका से मेरा विवाह। वीर इतना ही कह पाया था कि अचानक उसकी दादी सा के सीने में तेज दर्द उठा। अपनी दादी की तबीयत बिगड़ते देखकर वीर तुरंत ही डॉक्टर को बुलावा भेज दिया। दर्द इतना तेज था कि कुछ देर में ही उसकी दादी बेहोश हो गई। उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ते देखकर वीर अपनी दादी सा को तुरंत ही अस्पताल ले जाने के लिए तैयार रवाना हो गया। वीर के साथ में महेंद्र और सभी घरवाले थे। वीर दादी सा की हालत देखकर काफी घबराया हुआ था। वही सब घरवालों को वीर की दादी सा की काफी चिंता थी। अस्पताल में पहुंचकर वीर ने अपनी दादी माँ को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर भी उसकी दादी माँ को देखने लग गए। सभी लोग डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को आए देखकर वीर बोला, डॉक्टर साहब अब कैसी है मेरी दादी। यह सुनकर डॉक्टर बोला, आपकी दादी सा को अब होश आ गया है, लेकिन उसकी उम्र भी अधिक है और उसकी हालत भी नाजुक है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कभी भी किसी तरह का तनाव मत देना, क्योंकि अब जरा सा भी सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उसका विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उसे खुश रखने की कोशिश करना। यह सुनकर वीर के साथ सभी घरवालों ने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही वीर अपनी दादी सा से मिलने पहुंचा तो उसकी दादी सा होश में आ गई थी। सभी घर वाले वीर के साथ ही अंदर आ पहुंचे। वीर को देखकर उसकी दादी सा बोली, वीर मारा बेटा हमारे पास बैठ। यह सुनकर वीर अपनी दादी सा के पास जाकर बैठ गया और अपनी दादी सा का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर वीर की दादी सा उसके साथ उसके सर पर हाथ फेरने लगी। तब वीर बोला, दादी सा अब कैसी हो, तुम्हारी तबीयत। यह सुनकर दादी सा बोली, बेटा अब हमारी तबीयत ठीक है, थारे को अब चिंता करने की कोई ज़रूरत ना है। थारी दादी सा थारे विवाह को देखे बिना मरने वाली कोनी। यह कहकर वीर की दादी सा मुस्कुराई। तब वीर बोला, बस दादी सा ऐसी बात मत करो, अरे आप तो हमेशा हमारे साथ रहोगे, आपको कुछ नहीं हो सकता। तब वीर की दादी सा बोली, बेटा तू हमारे से कुछ कह रहा था ना। तब वीर बोला, अरे दादी सा ऐसी कोई बात नहीं, मैं कह रहा था कि आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरा रिश्ता कर दिया, लेकिन आपने सब कुछ मेरे भले के लिए और इतना अच्छा किया, तो भला मुझे क्या इतराज हो सकता है। यह सुनकर दादी सा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वीर अपनी दादी सा की खुशी के लिए झूठ बोल रहा था। महेंद्र यह बात ही समझ रहा था। फिर डॉक्टर से पूछकर सभी घरवाले उसकी दादी सा को वापस ले गए। रात को सोते समय महेंद्र ने वीर से पूछा, एक बात बता यार, तू तो रोशनी से प्यार करता है ना, तो फिर तुमने दादी सा को साथ से मेनका से रिश्ते के लिए हाँ क्यों करी। यह सुनकर वीर बोला, महेंद्र तुम्हें तो पता है ना कि दादी सा की तबीयत कितनी खराब है। जब मैं उसे यह बात बताने गया तो मैं अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया कि दादी सा के सीने में तेज दर्द हुआ और उसकी ऐसी हालत हो गई। महेंद्र मैं अपनी खुशियों का गला घोट सकता हूँ, लेकिन मेरी दादी सा को कुछ हो, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी दादी सा को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। यह सुनकर महेंद्र बोला, वीर तुम्हारी बात सही है, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन रोशनी उसे क्या जवाब दोगे तुम। अगर तुम मेनका से विवाह करोगे तो वह तो यही सोचेगी ना कि तुमने उसे धोखा दिया है। यह सुनकर वीर बोला, नहीं, मैं कल जाकर उसको सारी सच्चाई बता दूंगा और मुझे भरोसा है कि रोशनी भी मेरी मजबूरी को समझेगी। महेंद्र मैंने प्यार तो रोशनी से किया है, हमेशा उससे ही करता रहूंगा, लेकिन शायद हमारी किस्मत में मिलना नहीं है। यह कहते हुए वीर की आंखों में आंसू आ गए। तब महेंद्र बोला, वीर मैं तो तुमसे पहले ही मना किया था। तब वीर बोला, महेंद्र यह प्यार ऐसी ही चीज है, तुमने तो कभी किसी से प्यार नहीं किया, इसलिए प्यार का दर्द क्या होता है यह वही समझ सकता जिसने किसी से सच्चा प्यार किया हो। प्यार कहीं भी किसी से भी किसी भी समय हो सकता है। यह सुनकर
महेंद्र बोला, तुम्हारी बात तो सही है वीर। फिर वीर बोला, अच्छा महेंद्र, काफी रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। फिर दोनों सोने के लिए लेट गए। महेंद्र तो कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया, लेकिन वीर रोशनी के बारे में सोच रहा था कि वह कल रोशनी को क्या जवाब देगा जब रोशनी को पता चलेगा कि लेकिन रोशनी को तो पहले ही पता चल चुका है कि मेरे दादी सा ने मेरा रिश्ता मेनका के साथ तय कर दिया है। मैं क्या करूं? ना तो मैं रोशनी के बिना रह सकता हूँ, ना अपनी दादी सा को ठेस पहुंचा सकता हूँ। यह सोचते हुए वीर गहरी सोच में डूब गया। अगली कहानी के लिए मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।